हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि हम लोग आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, उसमें आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनिट 3 हमारा इसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब होता है कि सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो, किसका? ह्यूमन का और मटेरियल रिसोर्सेस का। किस लिए? ताकि वहां पे वो अपने गोल को किसके, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अचीव कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन का यही काम होता है, ये एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है। ये एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज, ये जो है ये कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट कैरीड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ह्यूमन का एफर्ट है। किस लिए? कि वो कैरी कर सके। क्या? किसके जरिए कैरी कर सके? ग्रुप ऑफ पीपल के जरिए। क्यों? ताकि जो प्री डिटरमाइंड, पहले से जो ऑब्जेक्टिव को हमने बना रखा है कि ये होना चाहिए, उसको वो अप्रोच कर सके। ठीक है, तो जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिराइव किया गया लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर से, जिसका मतलब होता है असिस्ट या सर्व करना। अब रियल मीनिंग क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की? तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग होता है। किसका? ह्यूमन का और मटेरियल रिसोर्सेज का। इज डन टू फिल, किस लिए? ताकि वो फुलफिल कर सके एम्स ऑफ एजुकेशन को। ग्राहम बेलफोर ने क्या कहा कि जो टास्क है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये एंश्योर करने के लिए है कि जो राइट चिल्ड्रन है वो रिसीव कर पा रहा है या नहीं राइट एजुकेशन। कहाँ से? राइट टीचर से और एक रीजनेबल कॉस्ट से। ठीक है, इट इज नॉट मर्ली रूल फॉलोइंग बट एंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ये सिर्फ रूल फॉलोइंग के लिए नहीं है बल्कि चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, कम्युनिटी और गवर्नमेंट सबके सब का अपना एक पर्टिकुलर रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्कोप क्या क्या है इसका? एक स्कोप है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि क्षेत्र की बात करें तो एक क्षेत्र क्या है आपका? संसाधन प्रबंधन। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? अरेंजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट, और फिजिकल रिसोर्सेज जैसे स्कूल बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज। प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग इसका एक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। किसके लिए? एजुकेशन सिस्टम के लिए। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसीज, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके और फॉर्मेट कर सके क्या? एजुकेशन पॉलिसीज को। थर्ड वन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये क्या करता है? इसका क्या काम है? ये बजट को प्रिपेयर करता है स्कूल के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ वन आपका स्टाफ एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है? इवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस किसकी? टीचर की। रेंज किया जाता है अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट वन आपका करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है? प्लानिंग, अपडेटिंग होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है किसको? करिकुलम को। कैसे? स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारा इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि सुपरवाइज करते हैं एक्टिविटी को किसके? स्कूल के। क्वालिटी चेक करते हैं टीचिंग की। ठीक है, और फिर मेजर करते हैं इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए। स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस की बात करें तो एंश्योरिंग करना होता है पार्टिसिपेशन किसके? पेरेंट्स के और लोकल कम्युनिटी का एजुकेशन में। नेक्स्ट हम बात करें नीड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्या आवश्यकता पड़ी है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो नेशनल गोल्स ऑफ एजुकेशन जो है इसको अचीव करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जरूरी है। रेगुलर इसमें इंस्पेक्शन हो, इवैल्यूएशन हो। ठीक है, मेंटेन किया जाए डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है ये टीचर और स्टूडेंट के। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूज कर सके किसके? ये लिमिटेड रिसोर्सेज के, ये इंश्योर करना है। और क्या इंश्योर करना है? इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हो एजुकेशन में। और इसकी क्यों जरूरत पड़ी? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो किसका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। प्रिंसिपल क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का? तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और किसकी प्रिंसिपल है? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो गोल है हमारा वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट और अचीवेबल होना चाहिए।
कोऑर्डिनेशन यानी कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेट हो, किसमें सारे डिपार्टमेंट्स में, लीडरशिप का प्रिंसिपल हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इवैल्यूएशन हो यानी कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और उसका फीडबैक दिया जाए, इकोनॉमी यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट और मिनिमम एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लेवल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो इंडिया में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया 3 लेवल में, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल। तो सेंट्रल लेवल में क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआर डेवलपमेंट जो होते हैं, ठीक है, या अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। वो फॉर्मुलेट करता है और क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है क्या? एजुकेशन पॉलिसीज को। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो मानव संसाधन, तो इसमें जो मानव संसाधन मंत्री होते हैं ये सर्वप्रमुख अधिकारी होते हैं। इस विभाग के जो राज्य शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के शैक्षिक प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते हैं। और मंत्रालय का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण करना, यानी कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है उनको डेवलप करना। एजुकेशनल सेक्रेटरीट होते हैं यानी कि शिक्षा सचिव इस सचिवालय के मुख्य अधिकारी होते हैं। इसके अधीन अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? जो भी एजुकेशन पॉलिसीज है उसको फंक्शन करना, ठीक है। एजुकेशनल ब्यूरोज होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट का ये डिवाइड किया गया है कुछ डिपार्टमेंट में। पहला क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम, दूसरा एलिमेंट्री एजुकेशनल एंड आउट ऑफ लिटरेसी, नेक्स्ट है आपका अडल्ट एजुकेशन एंड नेशनल लिटरेसी मिशन, फोर्थ वन आपका प्लानिंग, यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशनल, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बुक प्रमोशन, स्कॉलरशिप एंड यूटीएस, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं इनके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं जो कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन, जो कि मिनिस्टर होते हैं एचआर डेवलपमेंट के, और सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ये क्या है? असिस्टेंट एंड कॉन्वर्नर है इन द एक्टिविटीज ऑफ दीज डिपार्टमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड सम बोर्ड्स, ठीक है, काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कमीशंस, ठीक है। ये सब चीजें किस लिए? एडवाइस करने के लिए और असिस्ट करने के लिए इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन। जो मेन वन है वो क्या क्या है? पहला आपका केब है यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1920 में। रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1935 से 1946 में, ठीक है। केब जो है वो हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस पे? एजुकेशन पे। मेन फंक्शन इसका क्या है? कोऑर्डिनेट करना किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी। अप्रूव करना है, इंश्योर इम्प्लीमेंट करना है किसको? एनईपी को। तो आपका यहाँ पे जो वेट अ मिनट, शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल का संगठन किस तरह किया जाता है, यानी कि कैसे इनका एक संगठन बनाया जाता है, संस्थान इस तरह से। तो इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि चेयरमैन होते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 मेंबर्स इसमें नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, जिसमें से 4 वुमेन होती हैं। 5 मेंबर जो हैं वो पार्लियामेंट के इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, 2 राज्यसभा मेंबर और 3 लोकसभा। 2 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड किसके जरिए होते हैं? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 मेंबर और होते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE का, जो कि नॉमिनेट किसके जरिए होते हैं? काउंसिल अपने ही जरिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये एक्ट करते हैं सेक्रेटरी की तरह। कुछ अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है एसोसिएटेड विद द एडवाइजरी बोर्ड, कौन कौन से? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन है। ब्यूरो जो है वो कंडक्ट करता है अपने फंक्शंस को किसके जरिए? सेक्रेटरीज के जरिए। वन ऑफ देम रिलेट्स टू दी सेक्रेटरीज ऑब्जेक्ट, उनमें से एक सेक्रेटरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और दूसरे इंटरनल इंफॉर्मेशन से। ये कलेक्ट करते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन के लिए इन इंडिया में और पब्लिश करते हैं नंबर ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट्स। अच्छा, केब के काम क्या क्या होते हैं? 2 मेन काम होते हैं। पहला, कलेक्ट करना यूजफुल फैक्ट्स किसके रिगार्डिंग?
एजुकेशन के प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, और इंस्पेक्ट करना इन फैक्ट्स को और उसको सेंड करना सजेशन किसको, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरा अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना किसी भी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम में जो कि रिसीव की गई है किसके जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोविनिकल गवर्नमेंट। अब इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि हम टू मीट दिस बोर्ड वंस इन अ ईयर, ठीक है, ए साल में एक बार बैठक इसमें होनी जरूरी है। इनकी मीटिंग में दिस बोर्ड डिस्कसेस द मेजर एजुकेशनल प्रॉब्लम, यानी कि ये बोर्ड क्या करती है, डिस्कस करती है मेजर एजुकेशनल प्रॉब्लम को किसकी, कंट्री के, और सजेशन देती है। फिर बोर्ड फंक्शन थ्रू इट्स 4 स्टैंडिंग कमिटीज, कौन कौन सी होती, कमिटी ऑन प्राइमरी एंड बेसिक एजुकेशन, सोशल एजुकेशन कमिटी, कमिटी ऑन सेकेंडरी एजुकेशन और कमिटी ऑन हायर एजुकेशन। प्रेजेंट में द फंक्शन ऑफ दिस बोर्ड क्या क्या है कि टू कंसीडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन एंड टू डिटरमाइन द नेशनल एजुकेशन फॉर द होल कंट्री, यानी कि एजुकेशन में जो भी एक्सपेंडिचर है उस पर थॉट करना, विचार करना, ठीक है, और संपूर्ण मतलब ओवरऑल देश के लिए जो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन है उसको स्टैब्लिश करना, ठीक है, होल कंट्री। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम्स को, स्कीम को और एक्टिविटी को, किसकी, टीचिंग की, किसके जरिए, बाय स्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द कमिटीज, कमिटी से कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करते हैं इनोवेटिव स्कीम्स को रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टू एडवाइस फॉर देयर सक्सेस। एडवाइस करते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन एकेडमिक मैटर्स, डिस्प्यूट एंड सब्जेक्ट। पहला ये हमारा केप खत्म हुआ। दूसरा हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1957, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आता है। इसका गोल क्या है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसकी कॉम्पोजिशन कैसे हुई है कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इस परिषद में सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस काउंसिल में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी इसके मेंबर होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, ये भी आर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन दिस काउंसिल, उन्हें भी दिया जाता है एक स्थान। एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनिस्ट जो होते हैं एसोसिएटेड किससे, बेसिक एजुकेशन से, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये भी मेंबर होते हैं। स्पेशलिस्ट इन एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ी जात के लिए, और जो गर्ल्स चिल्ड्रन होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इनके की फंक्शन क्या है, एडवाइस करने के लिए, किसके लिए, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज के लिए। कंडक्ट करना एजुकेशनल रिसर्च और पब्लिश करना उन्हें। प्रोवाइड करना है नेसेसरी गाइडलाइन और लीडरशिप, किसके लिए, प्रोग्रेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए। प्रिपेयर करना है यूजफुल लिटरेचर और लर्निंग मटेरियल, किसके लिए, टीचर्स के लिए और एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए। क्रिएट करना है डिटेल्ड और सिस्टमेटिक प्रोग्राम, किसके लिए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड वन हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि AICSE। तो इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1955 है। इनिशियल मेंबर 28 है। चेयरमैन कौन है, तो एजुकेशनल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिकॉग्नाइज किया गया 1958 में। ये जो काउंसिल है अभी हम लोगों ने पढ़ा 1955 में स्टैब्लिश हुआ, किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को, और रीच कहाँ, सेकेंडरी एजुकेशन में। इनिशियली इसमें 28 मेंबर्स थे और उसके चेयरमैन जो थे वो एजुकेशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 2 टाइप के इसमें भी फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एडवाइजरी फंक्शन, किस लिए, टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट के लिए। और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कि अथॉरिटी टू टेक कंक्रीट स्टेप फॉर द स्प्रेड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए हम एक ठोस कदम उठा सके, ठीक है, इसमें ये अधिकार मिलता है। फिर इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1958 में। तो काउंसिल वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स एग्जीक्यूटिव पावर वर टेकन अवे, ठीक है, यानी कि इनसे अधिकार छीन लिया गया। फिर डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन नामक नई संस्था को दिया गया, ठीक है, इसका जो अधिकार था।
फिर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन के बाद जो रोल था काउंसिल का वो बहुत लिमिटेड हो गया, सोलली टू प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ये 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका स्टेचुअरी स्टेटस क्या है, 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा दिया गया। टोटल मेंबर इसमें 9 होते, चेयरमैन प्लस सेक्रेटरी। 9 सदस्यों में क्या क्या होते, 3 कुलपति होते हैं, 4 प्रसिद्ध शिक्षाविद होते हैं और 2 केंद्र सरकार प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। नेक्स्ट आपका 5.1 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी, इसकी स्थापना 1961 वाज 1 सितंबर को हुई थी। मुख्यालय इनका कहाँ है, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। इसके मेन काम क्या है कि एनसीएफ तैयार करना यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेम, ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन, शैक्षिक जो भी रिसोर्सेस हैं उनको प्रोत्साहित करना, अप्रिशिएट करना, एससीईआरटी का मार्गदर्शन एवं सहायता करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, राज्यों को पाठ्यक्रम सुधार में परामर्श देना। 6th वन है आपका एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये 1993 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसके मेन काम क्या है, जो भी अध्यापक शिक्षा संस्थान है उनको वैल्यू देना, मान्यता देना, ठीक है। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, बीएड, एमएड, डीएलएड, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिटी मिल रही है वो अच्छी है या नहीं है ये श्योर करना। शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन करना यानी कि प्रमोट करना इनोवेटिंग और रिसर्च को टीचर एजुकेशन में। और टेट के मानक निर्धारित करना यानी कि जो भी स्टैंडर्ड है टेट का उसको एक जो भी टेट है उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना। इसके फंक्शन क्या है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड यानी कि डिटरमाइन करना मिनिमम क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, ड्यूरेशन जो है कोर्स का, वो कंटेंट जो है वेरियस कोर्सेज का टीचर एजुकेशन में, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, इस तरह से। एक्रेडिशन यानी कि अक्रेडिट और सुपरवाइज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू ओपन एंड इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज अक्रॉस द कंट्री यानी कि देश भर में, पूरे होल कंट्री में शिक्षा जो है, ठीक है, यानी कि जो टीचिंग वाली एजुकेशन है वो आपको इंस्टीट्यूशन खोलने और नए करिकुलम शुरू करने के लिए उन्हें मान्यता देना। सेटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि टू डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन स्कूल, किसी भी स्कूल में जो भी मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए किसी टीचर को रखने के लिए वो भी सेट कर दिया। करिकुलम और ट्रेनिंग रिफॉर्म यानी कि समय समय पर क्या हो, जो भी ये टीचिंग एजुकेशन है इसके करिकुलम को अपडेट करना और नए नए जो भी टीचिंग मेथड है उनको उसमें इंक्लूड कर देना। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, 7th वन आपका है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसको संवैधानिक दर्जा जब मिला 1987 में, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह आता है, इसमें इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए ये सब चीज यूज होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसकी स्थापना 1962 में हुई थी यूनेस्को की हेल्प से। इसकी जो मेन काम क्या है कि शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देना यानी कि एजुकेशनल प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेशन उनको ट्रेनिंग देना, और एजुकेशन में जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, रिसर्च की, मैनेजमेंट स्टडी की, उनको बनाना पॉलिसी को। और 3rd वन क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कैपेसिटी को बिल्ड करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यूपी। तो यूपी में क्या, इन यूपी द एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है वो लेड होता है किसके जरिए, एजुकेशनल मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए। स्टेट लेवल पे एससीईआरटी जो है वो स्टेट काउंटर पार्ट है एनसीईआरटी का, और माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन किसके लिए, क्लास 9 to 12 के लिए। इसमें हमारा पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद। तो यूपी बेसिक शिक्षा परिषद जो है वो स्टैब्लिश किया गया है यूपी बेसिक एजुकेशनल एक्ट 1972 में। हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद, प्रयागराज में है। ये क्या कवर करती है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन को यानी कि 1 to 8 क्लास के लिए। काउंसिल जो है वो कंसिस्ट करती है चेयरमैन, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, बीएसए और अदर मेंबर्स।
सेकेंड वन हमारा पावर ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद, तो इसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है एंड एडेड प्राइमरी स्कूल, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और डिसिप्लिनरी एक्शन होता है टीचर का, अप्रूवल ऑफ टेक्स्ट बुक और एजुकेशनल मटेरियल, और साथ में बजट मैनेजमेंट और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट किसको, गवर्नमेंट को। फंक्शन क्या है बेसिक शिक्षा परिषद का, कि इंस्पेक्ट करना और सुपरविजन करना प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल का, इंप्लीमेंट करना फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ऑपरेट और मॉनिटर करना मिड डे मील स्कीम को, ऑर्गेनाइज करना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कलेक्शन और एनालाइज करना शाला सिद्धि एंड डाइस डेटा को। नेक्स्ट हमारा है प्रशासक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका, यानी कि हेडमास्टर एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर। तो पहला हम रोल एज एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो जो भी मतलब हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो किसी भी स्कूल के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनके 5 मेन काम होते हैं। प्लानिंग फंक्शन, यानी कि प्लान करना एनुअली, मंथली या डेली एकेडमिक प्रोग्राम्स को, प्रिपेयर करना टाइम टेबल और मेकिंग प्लान्स अलाइंड विद एजुकेशनल गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इनका होता है मेंटेन करना रिकॉर्ड ऑफ टीचर, स्टाफ एंड स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज करना स्कूल मीटिंग का, इंश्योर करना कंप्लायंस विद गवर्नमेंट ऑर्डर एंड पॉलिसीज, यानी कि सरकारी आदेशों और नीतियों का पालन इंश्योर करना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे स्कूल में। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन यानी कि मैनेज करना फिजिकल रिसोर्सेज, चाहे बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी हो, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए वर्क का, मेंटेन करना चाहिए इन्वायरमेंट क्लीननेस का। सुपरविजन और डायरेक्शन फंक्शन भी इसमें होता है, यानी कि ऑब्जर्व करना और गाइड करना टीचर्स की टीचिंग वर्क का, रेगुलर इंस्पेक्ट करना क्लासेस का, इंश्योर करना कि नई टीचिंग मेथड यूज हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन फंक्शन होता है, यानी कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए स्टूडेंट की प्रोग्रेस का और प्रिपेयर करना चाहिए रिपोर्ट कार्ड्स। एनुअली परफॉर्मेंस होता है इसमें और एनालाइज होता है एग्जामिनेशन रिजल्ट का। नेक्स्ट एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में क्या होता है, सुपरवाइजर का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, गाइड करना, कोऑपरेट करना और किसके लिए, इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक सुपरवाइजर का एज अ सुपरवाइजर हेडमास्टर जो है वो परफॉर्म करता है कुछ फंक्शन, क्या रेगुलर विजिट करता है क्लासेस में क्वालिटी ऑफ टीचिंग चेक करने के लिए, रिव्यू करता है लेसन प्लान टीचर का, मेंटरिंग करता है इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू टीचर्स, मेंटोर करता है स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को, क्रिएट करता है पॉजिटिव लर्निंग और सॉल्व करता है प्रोफेशनल प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स। तो ये था हमारा यूनिट 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 कवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में और हमारा ये वाला पेपर भी ओवर हो जाएगा। थैंक यू।